हिंदी शिक्षिका किरण कुमारी। तो आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से गद्य खंड का पहला पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ। बाल गोविंद भगत शीर्षक कहानी के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो इस कहानी में इन्होंने बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में दर्शाया है। संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका चरित्र महान होता है। ऐसे लोगों के बारे में लेखक लिख करके हम लोगों के सामने एक प्रेरणा प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसे पढ़कर हम प्रेरित हों और उनका अनुकरण कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं बाल गोविंद भगत के कदकाठी और वेशभूषा पर। तो बाल गोविंद भगत को लेकर के गोरे चिट्ठे व्यक्ति पढ़ा रहे हेलो, क्या प्रॉब्लम है कुछ बाबू? नो मैम। हाँ, तो हम बता रहे थे कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। उनका बाल सफेद हो चुका था, जिससे कि उनका चेहरा हमेशा प्रसन्नता रहती थी। वे बहुत उन्हें पूर्ण रूपेण साधु तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने साधु के रूप में अपना जो चित्र प्रस्तुत किया वह सबों से संभव नहीं है। जैसे वे कठिन मेहनत करके खेती करते थे और दूर चल करके फसल काट के लाते थे तथा साहब के दरबार में जाकर जमा कर देते थे। उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता था कि हम मेहनत किए हैं तो सारा फसल यह हमारा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनमें एक त्याग की भावना थी। वे फसल काट करके दरबार में जाके रख देते थे। किसके दरबार में? साहब के दरबार में। वे कबीर के उपासक थे। वे कहते थे कि हमें सुख दुख जो भी मिला है मिला है। वे अपने ऊपर कुछ भी नहीं सोचते थे। तो वो फसल काट कर लाते थे और साहब के दरबार में रख देते थे तथा वहां से उनको प्रसाद रूप में जो मिलता था उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद उन्हें एक बेटा था, बड़ा टाइप का था, जिसे भोंदू कह सकते हैं। तो ऐसे विक्षिप्त बच्चे जो होते हैं उन पर माँ बाप का ज्यादा ध्यान रहता ही है, और उनका तो वह भोंदू सा बेटा एकलौता पुत्र था, तो उसे वो बहुत मानते थे और उसकी शादी भी करवा दिए थे। शादी करवाने के बाद संजोग से बहू भी ऐसी आई कि बहुत ही सुशील और सुघड़ थी। वह घर के कामकाज से बिल्कुल निवृत्त कर दी थी भगत जी को। निवृत्त का मतलब हो गया फ्री कर देना, यानी घर के चिंता से उनको मुक्त कर दी थी। अब बाल गोविंद भगत क्या करते थे कि बाहर का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। अब देखिए कि धान रोपाई के समय में वे कितना मस्ती से धान रोपते थे। आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ के महीना में रिमझिम बारिश होने लगती है। गांव के सभी लोग खेत पर उतर जाते हैं, सभी मेहनत करते हैं, सबों के सिर पर पसीने की बूंदें आती हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत जो हैं ऐसे समय में ऊंची स्वर में अपनी स्वर लहरी छेड़ते हैं, जिससे कि सबों के मन झंकृत हो उठते हैं और सबका ध्यान बरबस बाल गोविंद भगत की ओर चला जाता है। देखते हैं बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए धान की रोपाई कर रहे हैं। धान का एक एक पौधा पंक्तिबद्ध तरीके से वे बड़े ही सलीके से बिठा रहे हैं। उनके संगीत के धुन पर ही
खेत के अन्य श्रमिक जो हैं वो भी अपने धान की रोपाई करने लगते हैं। हलवाहों का पैर तेजी से चलने लगता है। ये तो है उनके धान रोपाई की कहानी। उसके बाद बाल गोविंद भगत क्या करते थे कि डेली गंगा स्नान के लिए जाते थे। सुबह में गंगा स्नान के लिए जाना था, उसके बाद उधर से लौटते थे। गंगा बहुत दूर थी, कहानी में तो लिखा हुआ है कि 30 कोस दूर था। तो डेली वहां जाते थे और स्नान करके लौटते थे। रास्ते में वे किसी से कोई सहारा नहीं लेते थे। अगर कोई कुछ खाने के लिए दे देता था तो ये नहीं लेते थे। इनका कहना था कि साधु को संबल नहीं चाहिए, यानी साधु को किसी का सहारा नहीं चाहिए, इसलिए वे किसी से सहारा नहीं लेते थे। यहाँ तक कि वे दूसरे का चीज अपने उपयोग में नहीं लाते थे, यानी अगर किसी दूसरे का सामान है तो उसको वो ये अपने उपयोग में नहीं लाते थे। इनका जीवन बहुत ही सादा था। ये मात्र कमर में एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथी की तरह कनफट्टी टोपी। जाड़ा के दिन में क्या करते थे, बहुत ठंड अगर पड़ रही है तो एक काली कमली ओढ़ लेते थे। सुबह में प्रभाती गाना, ठंडे के दिनों में सुबह में प्रभाती गाते थे और प्रभाती सुनकर के ही सारे लोगों की नींद खुल जाती थी। सब समझते थे कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत मेहनत करते थे, बधू को घर में रखे हुए थे। एक समय ऐसा आया कि इनका बेटा बीमार हो गया। बेटा बीमार हो गया तो उसकी मौत आ गई। कहते हैं ना कि मौत सबको निश्चित समय पर आ ही जाती है। तो इनका बेटा भी ईश्वर का प्यारा हो गया। बधू रोने लगी। बधू रोने लगी तो ये क्या कहते हैं कि रोना नहीं है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। क्या कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। इनके अनुसार मृत्यु दुख की बात नहीं है। आत्मा हमेशा अमर रहता है और वह अपने ईश्वर के पास चला गया है, तो इसमें दुख की क्या बात है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी भावना को इस प्रकार व्यक्त किया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई तो ये उसके सामने कुछ फूल, कुछ तुलसी का पत्ता, ये सब ला करके रख दिए और खुद खंजरी लेकर वहां गाने बैठ गए। इन्हें देख करके लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी सोचने लगे कि भगत को क्या हो गया है, लेकिन ये तो साधु विचार के आदमी थे, इन्हें इन सबों से कोई मतलब नहीं था। अंत में श्राद्ध कर्म जो होता है, तो श्राद्ध कर्म में इन्होंने परंपरा के मुताबिक अपने मन से श्राद्ध कर्म करवाया। पतोहियों से बेटे को दिलवाया, क्योंकि रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे, ये रूढ़िवादी नहीं थे। उसके बाद बहू के भाई को बुलाकर बोले कि अपनी बहन को ले जाओ और जाकर के इसका पुनर्विवाह करवा दो। पुत्र वधू बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बोली कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, सो हम आपके सेवा करेंगे, अंतिम समय में आपको कौन देखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं रुके, बोले अगर तुम नहीं जाती है तो मैं ही चला जाऊंगा। इसलिए अंत में बहू को जाना पड़ा और बहू चली गई। उसके बाद फिर यह पूर्व की भांति अपना काम धंधा करने लगे।
कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार बहुत सीधा था, सच्चा व्यवहार वो करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते थे। जब अंत में बहू ने देखा कि बाल गोविंद भगत घर से निकलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने भाई के साथ चल दिया। और तब बाल गोविंद भगत फिर पहले की भांति अपने काम में जुट गए। उसी तरह से वे अपना सारा काम करते थे। सुबह में गंगा स्नान करते थे, शाम में उनके घर में फिर सांस्कृतिक गोष्ठी का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। गांव के सभी लोग आ जाते थे, उनके साथी वगैरह सभी आते थे उनके साथ गाने के लिए। और जब वे गाना शुरू करते थे तो उनका स्वर इतना ऊंचा था कि लेखक कहते हैं कि लगता था जैसे वह अपनी आवाज को स्वर्ग पहुंचा रहा है। कहने का मतलब कि बाल गोविंद भगत की स्वर लहरी बहुत तेज थी, उनका स्वर बहुत ऊंचा था, जिसको कि हम स्केल कहते हैं। उनके आवाज का स्केल बहुत ऊंचा था, जिसे कि वे गांव देहात का होते हुए अपने ढंग से गाते थे। अगर उनको प्रशिक्षण मिलता तो वो भी कोई महान गायक होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख करके लेखक कहते हैं कि लोक सांस्कृतिक को जीवंत रखा था। बाल गोविंद भगत जो थे वो गांव की संस्कृति को जीवंत रखे हुए थे। गांव के बच्चे जो होंगे वो समझ रहे होंगे कि गांव में क्या होता है कि दिन भर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को इकट्ठा होकर के सभी एक साथ बैठकर गाते हैं, नाचते हैं। लेकिन अब तो टीवी मोबाइल का युग आ गया है, अब सभी इन्हीं साधनों से अपना मनोरंजन करते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग गाते बजते थे बाल गोविंद भगत। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह में किसी ने इनका गाना नहीं सुना। कुछ दिन पहले से ये गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो वहां से आते वक्त इनको बुखार आ गया था। बुखार आ गया तो लोगों ने इनको बहुत मना किया कि अब आप आराम कीजिए, अब मेहनत करने के लायक आप नहीं रहे हैं, आपका उम्र हो गया है। लेकिन ये इस बात को नहीं मानते थे और हंसकर टाल देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह में किसी ने इनका गाना नहीं सुना। जब लोगों के कान तक इनका गाना नहीं गया, आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ी, तो लोग सोचने लगे कि आज भगत की आवाज क्यों नहीं आ रही। इनके घर पर जाते हैं देखने के लिए, कहते हैं कि बाल गोविंद भगत इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि जो मेहनत करता है, सादा जीवन जीता है, उसको भगवान भी साथ देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जितना अपने भाग्य का भाग है उसी में संतोष करना चाहिए। यहाँ भाग्य और भाग में क्या अंतर है? भाग्य का मतलब होता है किस्मत और भाग का मतलब होता है हिस्सा। तो हमारे हिस्से की जो वस्तु है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे बाल गोविंद भगत ने मेहनत किया, लेकिन जो उनको मिलता था उसी में वे संतुष्ट रहते थे। अगर कोई उनको सुख सुविधा देना भी चाहता था तो वो उसे लेना नहीं चाहते थे। अब आपकी कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे मैं आपको कुछ प्रश्न लिखा रही हूँ, जिसे लिखिए और इसका उत्तर लिखना है। लिखिए प्रश्न नंबर 1। लिख रहे हैं आप लोग? हेलो, यस मैम। लिख रहे लिखिए। हैं। खेती
बोलिए। खेती बाड़ी से जुड़े। अबे अपना माइक बंद करो ना। बोल रहा हमको बोला देता है अमन तुम मेरा सब शांत रहो ना, आवाज नहीं आ रहा अच्छा से मैम का। देख रहे का मैम आवाज नहीं आ रहा भाई तुम आ रही, बोलो बाबू, रहा नहीं। मैम बोलिए। सब शांत। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के आज कारण नहीं आ रहा है। कौन सा आवाज बताइए इसको। नहीं सुनेगा। स्टोरी अच्छे से सुना। फिर से लिखो, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? भगत की पुत्र वधू। आवाज जा रही है? हाँ मैम जा रहा है आवाज, सबको आवाज जा रहा है। जैसे ही बाकी लोग को म्यूट अनम्यूट करते हैं सब हल्ला करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए बस आपका रखें आवाज, बाकी सबका म्यूट करके रखें। अच्छा, आ रही है आपकी आवाज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए।
नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। नंबर 8, धान के रोपाई के समय माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह लोगों को चमत्कृत कर रही थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। और अगर किसी से प्रश्न नहीं लिखाता है तो हम उत्तर लिखवा देंगे या लिखकर सेंड कर देंगे। धन्यवाद। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, उसमें रेज हैंड करने का ऑप्शन आता है, आप रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछो। कोई हाँ, पूछो। 1 मिनट। हिमांशु आनंद, पूछो। फर्स्ट एक बार हाँ, फिर से पूछो। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कीजिए। फर्स्ट रुको, जो भी क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन का फोटो लेके मैडम भेज देंगी, हम भेज देंगे तुम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन मत लो। हाँ, शैली वर्मन। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? शैली वर्मन, आप पूछ लो, इनका क्वेश्चन है। और कहानी भी अगर नहीं समझ आया है तो वो भी पूछ सकते हो। हाँ, कुछ भी क्वेश्चन है पूछ लो। शैली वर्मन आप पूछो, आपको अनम्यूट किया गया। मैम क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, रिपीट करिए थोड़ा सा। तो थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है मैम, थैंक यू। सूरज को प्रॉब्लम है। सूरज पूछो। पूछना है तो पूछो, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। हेलो गौरव कुमार, पूछो। मैम 7th क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए तो। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। यस मैम, ठीक, थैंक यू मैम। मार्मिक
धार्मिक प्रसंग का मतलब समझता है? हेलो, कौन था स्टूडेंट? पता नहीं कौन था। सबको अनम्यूट कर रहे हैं। जिसको क्वेश्चन हेलो। पूछो। नो मैम। नहीं समझते? और क्वेश्चन बताइए। बताइए तो मैम। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मत पूछो, बाकी कुछ प्रॉब्लम है वो पूछो। मत पूछो। कबीर पंथी क्या होता है? क्या? आशीष कुमार, क्वेश्चन रिपीट करो। कबीर पंथी क्या होता है? रिपीट करो। कबीर पंथी। अच्छा ठीक है। धारा को मानते हैं। फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा था। जो कबीर की विचारधारा को मानते हैं, ओके। जो लोग कबीर की विचारधारा को मानते हैं, कबीर के बताए अनुसार चलते हैं, उन्हें हम कबीर पंथी कहते हैं। लास्ट 5 मिनट बचा है, तुम लोगों को जो पूछना है पूछ लो। आशीष कुमार पूछो। अभी तो पूछ नहीं है भैया। हाँ ठीक है। हिमांशु आनंद को पूछना है, पूछो। मैम सुबह में भगत जी क्या गाते थे? सुबह में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? हाँ, सुबह में जो गाना गाया जाता है उसको कहते हैं प्रभाती, यानी सुबह के समय का गाना। प्रभाती। तो पहले के लोग, जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो सुबह में उठ करके कुछ गाना गाते थे, यानी भगवान के भजन से रिलेटेड होता था वो, उसी को ओके मैम, ठीक है। थैंक्स मैम। ठीक है, मैं कॉल वो कट कर रहा हूँ। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? और क्वेश्चन बताइए। बोलो। कट कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।